हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 20 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में देखेंगे हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग पहले टॉपिक पे। आज कौन सा टॉपिक है हमारा? जो पहला है, पहला टॉपिक जो हमारा है कि देयर मस्ट बी नो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। क्या बोल रहा है कि इसका जो बैकग्राउंड है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है 2005 का, उसका उद्देश्य क्या था कि नागरिकों को जानकारी का अधिकार देना था, लेकिन सरकार को जवाबदेह बनाना था। लेकिन क्या हुआ कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2030 में बना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीपीडीपी एक्ट, डेटा प्राइवेसी के लिए लाया गया है। ओके, तो ये विवाद में क्यों है, ऐसा क्यों चल रहा है जो ये मुद्दा बना? तो ये जो मुद्दा बना ना कि जो डिजिटल प्रोटेक्शन जो एक्ट है आपका, डीपीडीपी एक्ट जो है, उसकी जो जो अभी हम लोग पढ़े डिजिटल डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये क्या है आपका? सेक्शन इसका जो धारा है 44(3), ये क्या कह रहा है ने आरटीआई एक्ट की सेक्शन जो 8(1)(j) जो सब क्लॉज जे है में क्या है बदलाव किया है। इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनली सेंसिटिविटी वाला मुद्दा मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है। मतलब एक क्या बोला है कि पीठ का बेंच का एक गठन किया है, तो ठीक है, ताकि ये जो है ना आर्ट सेक्शन जो आपका डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसकी जो सेक्शन 44(3) है, वो क्या आरटीआई एक्ट सेक्शन जो धारा 8 का एक सब क्लॉज जे में क्या बदलाव किया है, इसके लिए जांच के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेंच को गठित किया है। ठीक है, और भेजा है। ठीक है, पहले क्या व्यवस्था थी वो हम लोग थोड़ा सा पहले जान जाते हैं। तो देखिए क्या है कि आरटीआई एक्ट में क्या व्यवस्था थी। तो सेक्शन जो इसका धारा 8 है, जिसका क्लॉज एक सब क्लॉज जे के तहत क्या बोलता है कि व्यक्तिगत जो जानकारी है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन को रोका जा सकता था, जो पहले था। ठीक है, अगर उसका सार्वजनिक हित से कोई संबंध ना हो। ठीक है, अगर कोई सार्वजनिक हित से संबंध ना हो, मतलब कोई अगर इंडिविजुअल है यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो उसको रोका जाएगा। ठीक है, या उससे निजता का उल्लंघन हो, यानी आपका निजता का जो उल्लंघन होता है आर्टिकल 21 से, तो उसको कहीं ना कहीं रोका जाएगा। ठीक है, रोका जा सकता था। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो गया कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट जो है ओवरराइड था, यानी अगर बड़े जनहित में जरूरी हो तो जानकारी दी जा सकती थी। तो इससे क्या हो रहा था कि इसका निजता का उल्लंघन हो रहा था। ठीक है, और क्या है था कि इसका मतलब व्यक्तिगत जानकारी भी इसका कहीं ना कहीं सबके सामने हो रहा था। तो ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, यानी पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड था। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें? अब क्या बदलाव हो गया आपका डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में? इसमें संशोधन कि पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड हटा दिया गया है। अब किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन से जुड़ी जानकारी देने पर रोक कर दिया गया है। मतलब सरकारी अधिकारी, खर्च, टेंडर, ऑडिट आदि की जानकारी भी रोकी जा सकती है। यही कि इसी के लिए क्या है, आप मुद्दा समझ गए होंगे, इसी के लिए क्या है कि बेंच को ये मतलब संशोधन को, मतलब ये कानून को भेजा है। ठीक है, इस रिपोर्ट को। और इसमें प्रमुख चिंताएं क्या क्या उभर रहा है, तो देखिए क्या होगा इससे पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। कैसे? आरटीआई का जो मूल उद्देश्य कमजोर होता है, इससे सरकार की जवाबदेही घट सकती है, क्योंकि ये जानकारी देगा ही नहीं। ओके, दूसरा क्या है कि आपका ये दूसरा जो बोल रहा है इसमें कि लेगिटिमेटेड जो यूजेज यूजेज जो है पैराडॉक्स हो जाएगा। कैसे? इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार बिना कंसंट डेटा इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, मतलब आपकी कंसंट मतलब समझे आपकी विचार, आप इसके लिए आप अपनी सहमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, उस आपका डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। नागरिक क्या है, उसी डेटा के जरिए सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता है। मतलब क्या है कि सरकार बिना आपका सहमति से आपका डेटा इस्तेमाल कर देगी, लेकिन आप उसी डेटा के बारे में अगर सरकार से सवाल पूछने जाएंगे तो वो नहीं दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? असंतुलन हो गया, स्टेट पावरफुल हो गया और सिटीजनशिप पावरलेस हो गया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। थर्ड क्या है आपका कि प्रेस की स्वतंत्रता पर भी खतरा होगा। जैसे द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की भी याचिका जो है कि पत्रकार डाटा फिड्यूशियरी
माने जा सकते हैं, ठीक है। उल्लंघन पर क्या होगा कि 250 रुपया मतलब करोड़ रुपया तक का भी जुर्माना होगा। असर इससे क्या होगा कि इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है वो कमज़ोर होगा और चिलिंग इफ़ेक्ट मतलब डर का माहौल बनेगा। तो ये भी कहीं न कहीं इस पे खतरा है, चुनौतियाँ बन रहा है। और फोर्थ क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय तुलना है कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है आपका यूरोपियन यूनियन का वो प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी को संतुलन करता है। अब भारत का जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इसमें कम है। तो कहीं न कहीं ये भी मुद्दा आपको बनता है, इससे सीख लेने की भी ज़रूरी है ज़रूरत है हमारा। और महत्वपूर्ण केस लॉ एक है आपका, देखिए सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल का, जिसमें निर्णय दिया गया था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन तभी रोकी जाए जब तक कि बड़ा जनहित ना हो, ठीक है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ना हो। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। संवैधानिक पहलू में क्या बता रहा है कि आपका आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 21 निजता का अधिकार से जुड़ा हुआ है। और कोर्ट को संतुलन बनाना होगा प्राइवेसी वर्सेस आपका ट्रांसपेरेंसी में, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि आरटीआई ने 20 वर्षों में भ्रष्टाचार को कम किया है, नागरिकों को सशक्त बनाया है। और अब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ है पारदर्शिता को सीमित कर देगा, ठीक है, लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रभाव डाल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन की सीमा क्या है, आरटीआई की भविष्य क्या है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अब इसका हम लोग एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू है क्या आपका कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो संदर्भ में क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करना, सही है। दूसरा क्या है कि यह सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है, तो ये भी सही है। यह केवल संसद और राज्य विधानसभा पर लागू होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, केवल एक और दो, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए दूसरे पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चैनल है हमारा वो कौन सा है, हमारा वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटेजी एकेडमी, ठीक है, यानी वैप्स एकेडमी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे जो चैनल है, अगर नए लर्नर है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़िए। और 1000 जो भी सब्सक्राइबर हमारे पहले होंगे उनके लिए क्या होगा कि हम लोग 4 फाउंडेशन कोर्स लाने वाले हैं अभी। और फिलहाल एक होता है कि आपको हो सकता है कि टेस्ट सीरीज हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करेंगे पहले। वो आपका चलेगा क्या, आपका 14वीं जो जेपीएससी के लिए है ना, अभी जो पेपर होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज हमारा जो ऑफलाइन भी होगा स्टार्ट। ओके, तो ये भी आपके लिए है, लेकिन 4 फाउंडेशन कोर्स जो ऑनलाइन वाले हैं वो याद रखिएगा। आपका जेपीएससी मेंस, ठीक है, जेपीएससी मेंस का। दूसरा आपका 72वीं बीपीएससी, ठीक है, ये प्री प्लस मेंस है दोनों, क्योंकि इसमें अभी टाइम है। और थर्ड में आपका क्या है, यूपीएससी जो आपका 2026 2027-28 के लिए, ठीक है। और आपका फोर्थ है कि आपका क्या मांग हो सकता है। तो अगर इन चारों में आपको जो भी कोर्स चाहिए उसमें अगर आप ज्वाइन पहला 1000 बच्चे जो भी सब्सक्राइबर होंगे उनको इस कोर्स में स्टडी जो वेब्स एकेडमी की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा, यानी स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। तो ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर क्या कह रहा है आपका कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चलिए, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सही है। यह नागरिकों को सरकारी डेटा तक पहुंच का अधिकार देता है, ऐसा कि देता है नहीं। यह डेटा प्रोसेसिंग के कुछ परिस्थितियों में सहमति के बिना भी अनुमति देता है। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। और अगले प्रश्न में क्या है कि आरटीआई एक्ट 2005 और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के संदर्भ में विचार करें।
आरटीआई एक्ट को अब फोकस सूचना तक पहुंच है। चलिए ठीक है। और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का फोकस व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा पर है। तो ये भी सही है। दोनों अधिनियमों का उद्देश्य समान है। नहीं, दोनों अधिनियम का उद्देश्य समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है केवल एक और दो। ठीक है। अगले मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है आपका कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्लैम्स अनचेक्ड फ्रीबीज क्वेश्चंस अपीजमेंट। ठीक है। ओके, तो इसमें क्या बता रहा है कि इसका जो बैकग्राउंड है इस न्यूज़ का, क्या बोल रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राज्यों को फटकार लगाया है कि वो बिना सोचे समझे चुनाव से पहले फ्रीबीज बांट रहे हैं, जिससे क्या होता है कि सरकारी खजाने यानी पब्लिक एक्स आपका चेकर पर बोझ बढ़ता है। ओके। और वास्तविक जो ज़रूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। बेंच की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हैं, वो कर रहे थे। ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके। और इसमें क्या है आपका कि फ्रीबीज क्या होता है? तो फ्रीबीज जो है ये हम लोग पहले जानते हैं कि फ्रीबीज क्या होता है। तो फ्रीबीज वो लाभ सुविधाएं हैं जो सरकार क्या करती हैं चुनावों के दौरान या बाद में जनता को क्या करता है मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी पर मतलब देती है। जैसे क्या हो गया आपका बिजली हो गया, पानी हो गया, ये आपको मुफ्त देगी। लैपटॉप बांट दिया, स्कूटी दे दिया, नगद सहायता दे दिया। तो ये सब क्या आता है फ्रीबीज में ही आता है। ठीक है। काउंट किया जाता है। और आपकी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि फ्रीबीज वर्सेस जो वेलफेयर है वो क्या महत्वपूर्ण अंतर है। पहलू जो है आपका वेलफेयर क्या है, फ्रीबीज क्या है। तो देखिए उद्देश्य जो है आपका वेलफेयर का सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन करना। ठीक है। लेकिन जो फ्रीबीज का है आपका उद्देश्य वो राजनीतिक लाभ का लिए है। ठीक है। और लक्षित समूह मतलब होता है वेलफेयर में जरूरतमंदों को यानी टारगेटेड को। ठीक है। लेकिन इसमें फ्रीबीज में क्या होता है कि अक्सर सार्वभौमिक दिया जाता है। ठीक है। और उदाहरण हम लोग देखेंगे तो वेलफेयर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। लेकिन फ्रीबीज में मुफ्त गैजेट बांटा जाता है, चुनावी घोषणाएं किया जाता है। देखिए हर फ्रीबी गलत नहीं है, लेकिन हर वेलफेयर योजना जरूरी है। ये भी बात कहीं ना कहीं आप कोड कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है। अब इस पर कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां क्या है तो ये आप लोग देखिए। अध्यक्षता में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांत हैं हमारे, सूर्यकांत जी, तो उन्होंने क्या बोले हैं कि बिना लक्ष्य के फ्रीबी वितरण कैसे, मतलब बिना लक्ष्य के फ्रीबी वितरण किया गया, अमीर और गरीब में अंतर किए बिना लाभ बांटा जा रहा है। तो ये अपीजमेंट पॉलिसी यानी तुष्टीकरण नीति। अपीजमेंट मीन्स क्या होगा कि आपका तुष्टीकरण। ठीक है। पॉलिसी नीति अपीजमेंट पॉलिसी है ये, यानी तुष्टीकरण नीति का संकेत देता है। और दूसरा क्या है हमारा कि ये आपका प्राथमिकताओं में जो आपका प्रायोरिटी में गड़बड़ी हो सकती है। जैसे कोर्ट ने कहा है कि पहले निवेश होना चाहिए किसमें, सड़कों में, अस्पतालों में, स्कूल में, मेडिकल कॉलेजों में। ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पे स्कूटी, कपड़े, मुफ्त चीजें चुनाव से पहले बांटी जा रही है। ये तो कहीं ना कहीं ये जो है ये कहीं ना कहीं क्या है प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी दिया जा रहा है, प्राथमिक दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके। अब यहाँ पे जो थर्ड हमारा क्या बोल रहा है आपका, थर्ड बोल रहा है कि टारगेटिंग फेलुअर। ठीक है। टारगेटिंग फेलुअर में जो लक्षित आपका फेल है। फ्रीबीज जो है पहले अमीर वर्ग तक पहुंच रही है, गरीबों तक लाभ सीमित है अभी भी। सवाल क्या है, क्या राज्यों के पास सही टारगेटिंग मैकेनिज्म नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा उठता है। ठीक है। यानी टारगेटिंग आपका फेलुअर है। और फोर्थ क्या टिप्पणी क्या है कि वेलफेयर वर्सेस जो फ्रीबीज है वो आता रहा है। ठीक है। कि जैसे कोर्ट ने माना है कि गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य देना चाहिए, राज्य का ये कर्तव्य है, यानी फंडामेंटल राइट मतलब से जुड़ा हुआ है आपका शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी। ठीक है। तो लेकिन क्या है कि सभी को मुफ्त लाभ देना अनुचित है। ठीक है। मतलब ये अनुचित होता है। ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अब केस इसमें क्या है तो केस के संदर्भ में जो देखते हैं हम लोग, क्या है कि याचिका जो डाला डाला गया है तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। मुद्दा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2024 का रूल जो 23 जो है वो क्या समस्या बन रहा है कि बिजली क्षेत्र में भारी घाटा हो रहा है। इसको किसको, तमिलनाडु जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना उसको। तमिलनाडु में क्या किया है कि लगभग 50,000 करोड़ का आपका अंतर यानी रेवेन्यू प्लस वर्सेज एक्सपेंडिचर आया है। अगर नियम लागू हुआ
तो बिजली दरों में भारी वृद्धि होगी, यानी टैरिफ शॉक होगा और इससे क्या होगा कि उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाएगा। तो ये कहीं न कहीं ये इसलिए याचिका डाला गया था और यही मुद्दा बना है जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी किया है। अब इसका थोड़ा-सा इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जानते हैं या आपका इफ़ेक्ट जानते हैं, आपका क्या पड़ रहा है प्रभाव। तो पहला जो है आपका फिज़िकल स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है? आपका फिज़िकल राजकोषीय तनाव बढ़ रहा है। जैसे कैसे? राज्यों को बजट घाटा बढ़ता जा रहा है, उधारी और भी लेना पड़ रहा है, यानी बोरिंग कर रहा है। और दूसरा क्या है, पब्लिक पब्लिक जो एक्सचेकर पर और भी ज़्यादा दबाव आ रहा है, मतलब पब्लिक जो सार्वजनिक खर्च पे और ज़्यादा दबाव आ रहा है। जैसे टैक्स का पैसा अल्पकालिक राजनीतिक लाभ में खर्च हो जाता है। और थर्ड क्या है आपका, मार्केट जो है डिस्टॉर्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं मुफ्त बिजली जैसे सुविधाएँ, संसाधनों का क्या किया जा रहा है और दुरुपयोग किया जा रहा है, मुफ्त के चक्कर में, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसका संवैधानिक और नीतिगत पहलू क्या देख सकते हैं, तो आपका जो डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आपका, वो मतलब आपका क्या हो गया, मौलिक आपका जो है आपका नीति निर्देशक तत्व, उसमें क्या कह रहा है कि राज्य का कर्तव्य होता है गरीबों का कल्याण करना, ठीक है? ये किसका है? आपका राज्य का है। और फंडामेंटल राइट्स में क्या कहा गया कि शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार करना है, लेकिन संतुलन ज़रूरी है। वेलफेयर नॉट इक्वल टू फ्रीबीज़, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब जन कल्याण को ही फ्रीबीज़ आप मान लीजिएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं आपको पहले ही फ्रीबीज़ आपको बता चुका हूँ, ठीक है? इसमें वे फॉरवर्ड हम लोग क्या देख सकते हैं, तो पहले तो किया जाएगा कि टारगेटेड आप वेलफेयर कीजिए और यूनिवर्सल फ्रीबीज नहीं लाना चाहिए, ठीक है? लाभ केवल जरूरतमंद मंद तक वर्ग तक हो, जैसे पुअर हो गया, वल्नरेबल हो गया, संवेदनशील को ही मिले। और सोशियो इकोनॉमिक डाटा आप रखिए, आदि के आधार पर भी पहचान कर सकते हैं। वन साइज आपका फिट्स ऑल नीति से बचना चाहिए, ये नहीं कि एक ही आकार में सभी को तौल दिया जाए, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर को और भी मजबूत बनाना होगा। नगद सहायता सीधे बैंक खाते में हो, लीकेज और भ्रष्टाचार इसमें कम हो, सब्सिडी अधिक पारदर्शी बनेगी इससे, ठीक है? थर्ड क्या है कि फिजिकल डिसिप्लिन को सुनिश्चित करना होगा, जैसे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट जो मैनेजमेंट एक्ट 2003 का जो है, जिसको बोला जाता है आपका FRBM एक्ट, ठीक है? तो सख्ती से इसको पालन करना चाहिए, ताकि क्या हो कि राज्यों को बजट घाटा सीमित हो, उधारी पर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है? और फोर्थ इसमें क्या कहा जा सकता है कि वेलफेयर वर्सेस वेरविज का भी स्पष्ट परिभाषा बनाना होगा। नीति स्तर पर तय हो कि कौन सी योजना जरूरी कल्याण है और कौन सी लोक लुभावन फ्रीबीज है। इससे क्या होगा कि नीति निर्माण में स्पष्टता आएगी। ओके। और हमारा जो आगे कहा जा सकता है कि आपको जैसे ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, यानी आपका पारदर्शिता और उत्तरदायी, यानी जवाबदेही, सरकारें सार्वजनिक खरीद करें, फ्रीबीज की लागत, लाभार्थियों की संख्या, ये सब जो है कैग और स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा ऑडिट भी करवाने की आवश्यकता है, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस करने की आवश्यकता है, जैसे संसाधनों का उपयोग हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब अल्पकालिक लाभ की बजाय आपका दीर्घकालिक विकास करना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है? और आपका क्रॉस सब्सिडी मॉडल भी अपनाना चाहिए, जैसे जो सक्षम है ना, एफ्लुएंट है, वो पूरी कीमतें दे, और गरीबों को सब्सिडी मिले। उदाहरण के लिए बिजली क्षेत्र में स्लैब आधारित टैरिफ आप ला सकते हैं, ठीक है? और फोर्थ क्या कहा जा सकता है, इलेक्टोरल जो रिफॉर्म की आवश्यकता है, चुनाव आयोग दिशा निर्देश बनाए कि घोषणा पत्र में वित्तीय प्रभाव बताना अनिवार्य होगा, और लोक लुभावन वादों पर इससे क्या होगा, नियंत्रण रहेगा, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में MCQ कर लेते हैं कि जैसे आपका फ्रीबीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी प्रकार की मुफ्त योजनाएं संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत अनिवार्य है, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपका दूसरा क्या कर रहा है कि फ्रीबीज का वितरण यदि बिना लक्ष्य के किया जाए तो वो वित्तीय घाटा बढ़ा सकता है, तो ये बात सही है, यानी दूसरा हमारा ऑप्शन सही है। फ्रीबीज और वेलफेयर वेलफेयर योजना समान अवधारणाएं नहीं, ये अलग है, फ्रीबीज अलग है और वेलफेयर कल्याण के लिए दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी केवल दो सही हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि फ्रीबीज कल्चर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा उठाई गई चिंताओं में कौन शामिल है?
तो पहला देखिए कौन सा शामिल है, सार्वजनिक धन पर दबाव होता है, सही बात है। आपका लक्षित लाभार्थियों तक योजना का न पहुंचना, ये भी सही बात है। राज्यों की कर वसूली क्षमता में वृद्धि, ऐसा नहीं है। तो एक और दो ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए सही हो गया। और हमारा इसका जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फ्रीबीज के नकारात्मक प्रभाव में शामिल है। फिजिकल डिफिसिट में वृद्धि, ठीक है, ये भी सही है। डिपेंडेंसी कल्चर का विकास विकास होता है, तो ये भी सही है। पूंजीगत व्यय जो इसमें वृद्धि नहीं, पूंजीगत व्यय में नहीं खर्चा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए हुआ। पूंजीगत मतलब होता है कि ना कि आपको खर्चा अगर पूंजीगत हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इससे कहीं ना कहीं आपका पूंजी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ओके। अगले जो मुद्दा है क्या बोल रहा है कि आपका नीलगिरी तहर के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्या है, मुद्दा क्यों न्यूज में आया, क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा नीलगिरी नीलगिरी जो तहर के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए, क्या प्रयास किया गया है। तो संरक्षण का प्रयास जो कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या लगाया गया है कि तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा हैबिटेट जो रीस्टोरेशन कर रहा है, पॉपुलेशन मॉनिटरिंग किया जा रहा है, एंटी पोचिंग मेजर्स किया जा रहा है, मापा जा रहा है। और नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट 2022 जिसका उद्देश्य है 2030 तक पॉपुलेशन को बढ़ाना, तो वो भी कहीं से प्रभावी ढंग से इसको लागू कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग के लिए जो जो ज़्यादा जरूरी है ना आपका क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में, तो नीलगिरी तहर पूछता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम में, ठीक है। देखिए नीलगिरी तहर एक क्या है, पर्वतीय बकरी है, यानी इसको बोला जाएगा माउंटेन गोट, ठीक है। यह केवल वेस्टर्न घाट के दक्षिणी भाग में ही पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है और उसमें भी दक्षिणी भाग में पाया जाता है। इसे एंडेमिक स्पीसीज माना जाता है। एंडेमिक मतलब होता है स्थानीय, ठीक है, यानी केवल इसी क्षेत्र में जो पाया जाए उसी को बोला जाता है एंडेमिक स्पीसीज। ओके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि वितरण कहाँ कहाँ आता है। तो मुख्यतः ये नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है, और एरावी कुलम जो नेशनल पार्क है जिसमें सबसे बड़ी आबादी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अन्नामलाई और पलनी पहाड़ी, ये सारा जो है आपका वेस्टर्न घाट में ही पड़ता है, तो ये भी बात याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट में ही नीलगिरी तहर सिर्फ पाए जाते हैं। ओके, और इसका कंजर्वेशन स्टेटस हम लोग देखते हैं तो क्या है आपका आयुसीन में रेड लिस्ट में क्या है, इंडेंजर्ड में है, यानी यह संकटग्रस्त है, ठीक है, संकटग्रस्त में है, ठीक है। और वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में स्पीसीज में है, यानी उच्चतम संरक्षण इसको दिया गया है, यानी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और इसको जो प्रमुख खतरा है वो हैबिटेट लॉस, यानी घास भूमि का नष्ट होना, 16 फॉरेस्ट का अतिक्रमण होना, मानव गतिविधियों जिससे टूरिज्म हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये कारण आपका इसका हो रहा है। और फोर्थ क्या है कि शिकार और अवैध गतिविधियों के कारण। इसमें नीलगिरी तहर का पारिस्थितिकी महत्व हम लोग जब देखते हैं, इकोलॉजिकल इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं, तो पहला जो है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम का की स्पीसीज है, ठीक है। क्या है कि यह ऊंच ऊंचाई वाले घास भूमि क्षेत्रों में चराई करता है। इससे क्या होता है कि घास का संतुलन बना रहता है, यानी झाड़ियों का अत्यधिक फैलाव नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ग्रास लैंड इकोसिस्टम का की स्पीसीज माना गया है। और इसमें क्या है कि यानी इकोसिस्टम का नेचुरल रेगुलेटर भी इसका हो गया। और दूसरा क्या है का फूड चेन में भी भूमिका निभाता है। कैसे, यह कई शिकारी प्रजाति यानी प्रेडेटर्स के लिए भोजन का स्रोत है, और इसे ट्रॉफिक बैलेंस बना रहता है। इससे क्या होता है कि आपका ट्रॉफिक जो बैलेंस है ना वो बना रहेगा। थर्ड क्या है कि आपका बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखता है। कैसे, वेस्टर्न घाट्स एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नीलगिरी तहर अन्य प्रजातियों के साथ सह अस्तित्व बनाए रखता है, हैबिटेट डाइवर्सिटी को सस्टेन करता है, तो ये याद रखिएगा। फोर्थ क्या है आपका कि इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है। इसकी पॉपुलेशन में अगर गिरावट आ गया तो हैबिटेट डिग्रेडेशन का संकेत दे देता है, यानी इकोसिस्टम हेल्थ का बायो इंडिकेटर भी कहलाता है। ये कौन, आपका नीलगिरी है। फिफ्थ है कि 16 ग्रासलैंड सिस्टम को संतुलित बनाए रखने के लिए 16 फॉरेस्ट जैसे फॉरेस्ट हो गया ग्रासलैंड का यूनिक इसमें मिश्रण आता है, जिसके तहर की जो ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, ठीक है, यानी घास का चरना, ठीक है, इससे संतुलन बनाए रखने में मदद किया जाता है। निष्कर्ष आपका क्या ये निकल सकता है, तो नीलगिरी तहर का संरक्षण केवल एक प्रजाति को बचाना नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम की सुरक्षा करना है, ठीक है। और यह बायोडाइवर्सिटी, फूड चैन, इकोलॉजी, स्टेबिलिटी तीनों के लिए ये आवश्यक है। कौन, आपका नीलगिरी तहर। ओके,
अब हम लोग इसका एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू में क्या है आपका, देखिए कि नीलगिरी तहर के पारिस्थितिकी महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है कि यह उच्च ऊंचाई वाले घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये आप याद रखिएगा, सही है। और यह एक की स्टोन स्पीसीज के रूप में कार्य करता है। तो की स्टोन स्पीसीज के रूप में कार्य नहीं करता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। की स्टोन, इसकी उपस्थिति इकोसिस्टम हेल्थ का संकेत दे सकती है। तो ये आपका सही है, यानी केवल 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको की स्टोन जो स्पीसीज के बारे में मैं बताना चाह रहा था। देखिए क्या होता है, तो की स्टोन स्पीसीज वह प्रजाति होती है ना जो अपनी पारिस्थितिकी तंत्र, जो इकोसिस्टम में अनुपात से अधिक, यानी आपका डिस प्रोपोर्शनैलिटी जो है आपका, वो आपका कहीं न कहीं लार्ज हो, प्रभाव डालती हो। अगर यह प्रजाति हटा दी जाए तो पूरे इकोसिस्टम असंतुलित या कोलैप्स हो सकता है। सरल भाषा में, आसान भाषा में आप जानिए तो क्या है कि की स्टोन स्पीसीज इज इक्वल टू इकोसिस्टम की नींव, यानी फाउंडेशन होता है। इसकी संख्या कम हो सकती है लेकिन महत्व बहुत बड़ा होता है। मुख्य विशेषताएं क्या है, तो इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखती है, फूड चेन को रेगुलेट करती है और बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करती है। ये आपको कौन, आपका कीस्टोन स्पीसीज। उदाहरण के लिए कौन कौन है आपका, तो जैसे टाइगर बाघ हो गया, बिहेवियर की पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। ठीक है। सी ऑटर, यानी समुद्री इकोसिस्टम में सी अर्चिन्स को नियंत्रित करता है। नीलगिरी तहर ग्रासलैंड में वेजिटेशन बैलेंस को बनाए रखता है। कभी कभी लोकल की स्टोन रोल भी ये काम करता है। की स्टोन वर्सेस इंडिकेटर स्पीसीज, देखिए क्या है पहलू, की स्टोन स्पीसीज जो है आपका, आपका क्या है, इंडिकेटर जो स्पीसीज है, ये की स्टोन स्पीसीज जो है ना आपका इकोसिस्टम को नियंत्रित करता है, और इंडिकेटर स्पीसीज इकोसिस्टम हेल्थ आपका ये बताता है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और प्रभाव इसका कैसा है, बहुत अधिक है आपका की स्टोन स्पीसीज का, और इंडिकेटर का अप्रत्यक्ष होता है। अब हमारा इसका एमसीक्यू लगा हुआ है, ये हम लोग देखते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी तहर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, पहला, यह आपका 16 जो ग्रासलैंड है इकोसिस्टम को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। यह केवल फॉरेस्ट कॉर्निपी में निवास करता है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि फॉरेस्ट कॉर्निपी में निवास करता है। और यह खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। तो ये सही है, यानी 1 और 3 केवल, 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। ओके। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका कि नीलगिरी तहर के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में कौन सा या कौन से सही है। ठीक है। यह ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रेजिंग द्वारा झाड़ियों को फैलाव को नियंत्रित करता है। ये सही है। यह बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्षेत्रों में इकोसिस्टम स्टेबिलिटी बनाए रखने में योगदान देता है। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा, यह केवल जल स्रोतों पर निर्भर नहीं है, ऐसा नहीं है, केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्लास आज का सेशन कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक छोटा सा हम लोग का रिक्वेस्ट है 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कीजिए और फाउंडेशन कोर्स में आप अपना जगह बनाइए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।